Record progress. कृष्णवी, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? सर वीडियो बहुत लैग कर रहा है आपका। नहीं, वो स्क्रीन हिल रही होगी, लेकिन ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो नहीं हो रहा होगा ना। मेरी फोटो लैग कर रही है तो स्क्रीन ये थोड़ी हो रहा होगा। कुछ हाँ नहीं ये हो रहा है रहा क्या? अब कुछ। हाँ ठीक। ये थोड़ी हो रहा है, वो मेरी पिक्चर हो रही है, होने दो। सही है। तो साहिल भी आ रहा है। सेंटर मास में मैंने पार्टिकल का सेंटर मास निकालना सिखाया था। अभी कुछ मैं बॉडीज के सेंटर मास लोकेट कर दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लेना और इसको याद भी कर लेना है, काम आएगा। यस। देखो जनरली क्या होता है, रॉड का तो याद रहता है बच्चों को। हमेशा याद रखना कि अगर दो मासेस दे रखे हैं, मान लें M1 M2, और डी डिस्टेंस पे है, ये डी डिस्टेंस है इनकी, तो बहुत आसान होता है सेंटर मास निकालना। सेंटर मास की जो लोकेशन यहाँ से R1 है, यहाँ से R2 है। R1 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू M1 सेंटर मास की लोकेशन है ये, हो जाएगा D M2 अपॉन M1 प्लस M2। और अगर ये R2 निकालना है तो क्या होगा, उल्टा कर देना है, DM1, यहाँ से लोकेशन निकालना है तो मास ये वाला आएगा अपॉन M1 प्लस M2। ये दो पॉइंट मासेस के लिए बताया। इसी तरह से अगर मान लो ट्रायंगुलर प्लेट आ जाए कोई, मान लेते हैं कोई ट्रायंगुलर प्लेट आ जाती है, ट्राइंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर मास जो है, यदि पहले वाले का निकालेंगे तो दूसरे की रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना सर, यहाँ पे जो आपने पॉइंट मास बताया। दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं होता है बच्चे। ये M1 से पोजीशन है R1 सेंटर मास की, ये M2 से पोजीशन है R2 सेंटर मास, ये है। दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। M1 से निकालना है तो R1 हो रही है पोजीशन, और M2 से निकालेंगे तो R2 हो रही है। R2 की वैल्यू जो लिखेंगे वो D-R1 है। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये आएगा, एक डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट तरीका है, जिससे निकालना है उसका मास ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान M1 से निकालना है तो M2 का मास आएगा ऊपर, M1 का नहीं आएगा। ये डायरेक्ट जल्दी मैं समझ जल्दी गया सॉल्व करने का कि तरीका है ये। ठीक है। यस सर। और मान लो कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी हाइट h है, ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी हाइट h है, और यस सर। इसका सेंट्रल मास जो होगा वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ सेंट्रल मास यहाँ होगा, इसकी h/3 हाइट पर होगा, h/3 देख हाइट पर, ट्रायंगुलर प्लेट का h/3। ये ध्यान रखना, काम आएगा इसका। इसी तरह से मान लेते हैं अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग अगर है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर मास होता है वो इसके रिंग के बाहर ही होगा, अंदर नहीं, यहाँ पे नहीं होगा सेंटर मास, यहाँ कहीं होगा। सेंटर मास एग्जैक्ट ओ पे ना होके ओ से थोड़ा ऊपर होता है। ये जो वैल्यू होती है YCM यस सर। 2R/पाई हो जाएगी इसकी, यानी R रेडियस है। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, काम आ जाएगा। मान लो कोई जरूरी नहीं है सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्कुलर ना होके कोई एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये कोई आर्क है, ये पूरा आर्क आर्क है, इसका कोई ये सेक्शन जो है थीटा एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ये इसका सेंटर मास कहाँ पर होगा, इस पॉइंट से, तो इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा। इसकी सेंटर मास की जो वैल्यू होती है 2R sin θ/2 अपॉन थीटा। ये याद रखना, ये रिजल्ट होता है 2R sin θ/2 अपॉन थीटा। ये कोई भी सर्कुलर आर्क के कारण है, एनी सर्कुलर आर्क, एनी सर्कुलर आर्क। अगर मान लेते हैं उसने कह दिया बाय द वे कि, ये नोट कर लिया, यस सर। जैसे मान लो इसी सेमी सर्कल का अगर मान लो आप भूल गए हो, ये निकालना पड़ जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये देखो थीटा कितना होगा, पाई हो जाएगा ना। ये वाला एंगल पूरा घूम जाएगा तो पूरा पाई हो जाएगा ना, तभी तो सेमी सर्कुलर बनेगी। यस सर। तो अगर थीटा को पाई, यहाँ पे थीटा बराबर पाई रख देंगे ना, तो ये रिजल्ट बन जाएगा, ऊपर वाला ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। कैसे, देखिए, ये बन जाएगा YCM = 2R sin π/2
अपॉन पाई, तो साइन पाई बाई 2 क्या होगा, 2r अपॉन पाई आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो, आ गया 2r अपॉन पाई। यस सर। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है बच्चे, काम आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ठीक है, साहिल समझ आ गया? साहिल, यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्यों? ये तो सेंटर मास की लेट से लोकेशन ज्वाइन याद, किया था ना। तो हमने तो स्टार्टिंग से ही बताया ना, दो मासेज m1 m2 हैं, तो सेंटर मास की इस पॉइंट से m1 से लोकेशन r1 होती है और m2 से लोकेशन r2 होती है, तो r1 को डायरेक्ट याद रखना है, dm2 अपॉन m1 प्लस m2, और m2 से निकालना है तो dm1 अपॉन m1 प्लस m2। जहां से निकालना है उसका मास ऊपर नहीं रहेगा, दूसरे का रहेगा मास। ट्राइंगुलर प्लेट का HY3 है, ये तो याद रखना है डायरेक्ट। सेमी सर्कुलर अगर रिंग है तो 2r अपॉन पाई होता है, एक जनरल रिजल्ट लिखवा दिया मैंने, कोई जरूरी नहीं है सेमी सर्कुलर हो, कोई एंगल थीटा बना रही हो कोई आर्क, तो उसका जनरल रिजल्ट ये होता है 2r अपॉन थीटा साइन थीटा बाई 2। इससे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। हटा दें, सेव कर लेना, यस स्क्रीनशॉट ले सर। लेना। यस। अब देखो, अगर मैं बात करूं सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करूं, सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क जो होती है पूरी नहीं है, याद रखना, पूरी होती तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर मास हो जाता है। ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर मास O पॉइंट से इधर कहीं होगा ऊपर, यहाँ यहाँ पे होगा YCM। YCM की जो वैल्यू होगी 4r/3 पाई। इसका जनरल रिजल्ट याद मत रखो, इसकी इतना नहीं पूछते, बस ये याद रखना कि 4r/3 पाई पे होगा। ठीक है, अगला जो है हेमीस्फेरिकल सेल है। हेमीस्फेरिकल सेल पूरा सेल नहीं है, हेमीस्फेयर मतलब आधा सेल है, सेल का मतलब हॉलो स्फेयर, हॉलो हॉलो सेल है ये। हेलो, सेल का मतलब हॉलो स्फेयर की बात को सेल बोलते हैं, यानी कि ये 3 डायमेंशनल है लेकिन आधा हम हेलो हॉलो स्फेयर है ये। तो इसका सेंटर मास यहाँ से YCM जो होगा इसका, ये सेंटर मास इधर होगा, YCM की जो वैल्यू होगी R/2 होगी। ठीक है, अगला है सॉलिड हेमीस्फेयर। सॉलिड हेमीस्फेयर, सॉलिड हेमीस्फेयर का 3r/8 होता है। कितना होता है, बोलते रहो मेरे साथ, सॉलिड हेमीस्फेयर का मतलब कितना होता है, 3r/8। आप लोग रिजल्ट को एक बार दोहरा दिया करो, कम से कम याद हो जाएगा इसी बहाने। यस। सेंटर मास जो होगा यहाँ पे YCM जो होगा 3r/8। ये कभी भी कोई भी पूछे तो तुरंत याद रहना चाहिए, इनसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, तो 3r/8 पर होगा। अब इसके बाद सर्कुलर कोन, सॉलिड सर्कुलर कोन की बात करते हैं। नेक्स्ट हटा दूं यस। साहिल? यस सर। तो अब बात कर रहे हैं सॉलिड कोन। सॉलिड कोन, कोन इस तरह से होता है, कोन और प्लेट में फर्क है, याद रखना। कोन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, और प्लेट जो होता है वो 2 डायमेंशनल होती है, तो 3 डायमेंशनल है। तो इसकी अगर हाइट h है, टोटल हाइट अगर h है, तो इसका सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ बेस से, बेस से YCM जो होगा वो h/4 डिस्टेंस पर होगा, अगर हाइट h है तो h/3, h/4। प्लेट का h/3 बताया था, इसका h/4 होता है। बेस h/4 तो टॉप से कितना होगा, 3h/4। ऑब्वियसली घटा देंगे ऐसे तो टॉप से आ जाएगा, क्यों? यस सर। ये है। अब अगर हम बात करें सर्कुलर हॉलो कोन की बात करें, तो हॉलो कोन अगर है तो वो प्लेट की तरह होता है, जिसका रिजल्ट मतलब ट्राइंगुलर प्लेट के जैसा रिजल्ट होता है। ट्राइंगुलर प्लेट का जो रिजल्ट बताया था ना, वही हॉलो कोन का होता है, यानी कि h/3 पे ही होता है। प्लेट का मैंने बताया था h/3 पर होता है, ऐसे हॉलो कोन का भी h/3 पर होगा। अगर हाइट अगर h है, ये सेंटर मास होगा h/3, मतलब ट्राइंगुलर प्लेट और हॉलो कोन का एक जैसा होता है। ठीक है, बस इतने ही याद रखना है, इससे आपका काफी सारे काम हो जाएंगे। अब देखो, सेंटर मास अगर दो कंटिन्यूस बॉडी एक साथ दे रखी है तो कैसे निकालते हैं, हटा दो इसको। यस सर। यस सर। सेंटर मास ऑफ टू कंटिन्यूस बॉडीज, सेंटर मास ऑफ
कंपोजिट बॉडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट बॉडी का मतलब होता है बहुत सारी बॉडी मिला दी जाए आपस में, तो उसको एक कंपोजिट बॉडी बोलते हैं। जैसे मान लो हमने रिंग ले ली, इधर ये रिंग ले ली सेमी सर्कुलर, और यहाँ नीचे हमने ले लिया डिस्क ले ली, सेमी सर्कुलर डिस्क ले ली, नीचे ये डिस्क ले ली, नीचे सेमी सर्कुलर डिस्क ले ली, और ऊपर क्या ली? रिंग ले ली सेमी सर्कुलर, ये रिंग है, नीचे डिस्क है। इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, रेडियस उसकी भी r है, यानी सेंटर ये हो गया O, इसकी भी रेडियस r है, दोनों की रेडियस सेम रेडियस है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें, जैसे यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, अगर सॉल्व नहीं करेगा तो गलती जल्दी आंसर भी निकाल सकता है। देखो गलती जल्दी से आंसर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। ये मान लेते हैं एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और इसको नाम O दे दिया जाए, इसको नाम A दे दिया जाए, इसको नाम B दे दिया जाए, इसको C दे दिया जाए, इसको D दे दिया जाए। तो आपसे पूछ सकता है फर्स्ट ऑप्शन में सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम लाई बिटवीन OB। पहला में पूछ सकता है ये। दूसरे में पूछ सकता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम लाई बिटवीन OA, O एंड A के बीच में। तीसरा सेंटर ऑफ मास लाई ऑन O, और चौथे में लिखे कैन नॉट से। तो आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? दोनों के मासेस सेम है, रेडियस भी सेम है, बताओ। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी किया करो, आप लोग रिस्पॉन्स लेट करते हो। यस सर, आगे। कहाँ लाई करेगा बताओ? सर कौन सा बीच ऑप्शन में है? कैन नॉट स्टे फोर वाला। कैन नॉट से मतलब एग्जैक्ट लाई कहाँ करेगा? फोर वाला तो होगा ही नहीं ना आंसर। तुम क्या दिमाग लगाती हो यार। यहाँ देखो, मास डेंसिटी किसकी ज्यादा है? मास डेंसिटी रिंग की ज्यादा है या डिस्क की ज्यादा है? मास डेंसिटी किसकी ज्यादा है? मास डेंसिटी, मास ओबी डेंसिटी की, का मतलब किस, रिंग की या डिस्क की? डिस्क की। बिल्कुल, तुम दिमाग ही नहीं लगाती, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाती। मान लेते हैं एक रॉड है, मेटल की रॉड है, उस मेटल की रॉड का मैं रिंग बनाऊं और उसी मेटल रॉड को मैं डिस्क बनाऊं, तो मास डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? मास डेंसिटी का रिंग। मतलब समझते हो ना, जो कम वॉल्यूम में कम जगह पे ज्यादा चीज इकट्ठी हो उसकी डेंसिटी हाई होती है। जो मास हम सेमी सर्कुलर डिस्क में फैला रहे हैं वही मास हम रिंग में फैला रहे हैं, तो मास डेंसिटी रिंग की ज्यादा नहीं हुई? रिंग की होगी सर। अगर मास को चपटा कर दोगे तो मास फैल जाएगा, तो डेंसिटी कमजोर नहीं पड़ जाएगी? यस सर। तो मास डेंसिटी रिंग की ज्यादा है, तो जिस तरफ मास डेंसिटी ज्यादा होती है सेंटर मास उधर ही लाई करता है, यानी सेंटर मास इधर लाई करेगा। तो आंसर इसका होगा लाई बिटवीन O एंड A। अरे बात समझ में आई नहीं आई बच्चे? यस सर, समझ में आ गया। मास डेंसिटी जहां ज्यादा होती है, अब सेंटर मास की लोकेशन निकालना है, तो लोकेशन निकालने के लिए तरीका क्या है? वही आपके पास दो पॉइंट मास की तरह मान लेना है इसको। अब हमें क्या करना है, अगर इसको सेंटर मास निकालना है तो अब इसको हम लोग दो पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे मास m पड़ा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,2r/π। अब 2r/π क्यों? क्योंकि रिंग है सेमी सर्कल। एक मास इधर पड़ा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, माइनस के 4r/3π। अब आप कहोगे ये कहां से आ गए? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये लिखने में, यहां से आ गए। बताओ कहां से आए? अरे जवाब दो बच्चे। सर नीचे वाला डिस्क का जो आपने बताया था हाँ, वाई। इस पूरे मास को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेंगे, इसको भी पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लेंगे। अब सेंटर मास इस सिस्टम का निकालना है, सेंटर ऑफ दिस कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट मतलब दोनों बॉडी को मिला के जो सिंगल बॉडी बन रही है उसका सेंटर मास निकालना है। तो क्या होगा? m इंटू वाई सी एम 2r/π प्लस m इंटू माइनस के 4r/3π, कोऑर्डिनेट को साइन के साथ रखेंगे, अपॉन m1 प्लस m2। बोलो ना यार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2r/π प्लस
माइनस के 4r/3π/2, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ये सेंटर मास ऑफ सिस्टम आ जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? यस सर, समझ में। साहिल, यस सर। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो बच्चों। तो अब ये चीजें हो गई, सेंटर मास ऐसे निकालते हैं कंपोजिट बॉडी का। अब जरा इनका एक क्वेश्चन करके बताओ फटाफट जल्दी से। एक एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लेते हैं, हटा दूं इसको। यस यस सर। मान लेते हैं हमने एक इस तरह की रॉड ले ली कोई, इस तरह की ये एक जैसी रॉड ले ली है, लेकिन ऊपर वाली रॉड की लंबाई जो है वो ट्वाइस एल है, नीचे वाली रॉड की लंबाई एम है, एल है। अब मास नहीं दिए तो मास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? लेंथ के। क्यों भाई? यस हाँ, तो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस में मान रहा हूँ, ये वाई एक्सिस मान रहा हूँ, तो सेंटर मास इसका लोकेट करके दिखाओ जरा। सेंटर मास लोकेट करके दिखाओ। लोकेट सेंटर मास, लोकेट सेंटर ऑफ मास। कैसे करेंगे? पहले दोनों के अलग अलग बॉडीज के सेंटर मास लोकेट कर लेंगे। इसका सेंटर मास कहाँ होगा? यहां से l/2 डिस्टेंस पर। क्यों भाई? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? l/2, 0। अरे होंगे कि नहीं? यानी यहाँ पे m मास मान लेंगे। क्यों? थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी किया करो यार। हेलो सर, देख रहे वैष्णवी, हैं। यस साहिल, सर। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यस सर, साहिल? दे रहे हैं। थोड़ा यस जल्दी सर, कर रिस्पॉन्स रहे करा हैं करो सर। भाई। इसके क्या होगा? 0, L होंगे कि नहीं होंगे यहाँ? और यहाँ मास m ट्वाइस m मानना पड़ेगा। क्यों? लंबाई डबल तो मास भी तो डबल हो जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर आरसीएम निकालना है तो आरसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको m इंटू l/2 i, दोनों कोऑर्डिनेट होंगे इसलिए आरसीएम करके निकालना पड़ेगा। ट्वाइस m इंटू LJ अपॉन कितना है? थ्राइस m टोटल मास। सॉल्व करें, m से m कट जाएंगे तो l/6i प्लस ट्वाइस l/3j। तो सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ये XCM आ गया, ये YCM आ गया। बोलो ना यार, यस सर। क्लियर है? यस सर। यस चलिए सर। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास की। हटा दूं यस यस सर। सर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास? देखिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कुछ नहीं है, सेंटर मास की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास होगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, मैं कहने का मतलब ये, जरा देखिए, अगर मैं पार्टिकल से रिलेटेड बताऊं, मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और एक पार्टिकल ये है। इसमें मान लो ये रेस्ट में है, इसका मास m है, इसका मास ट्वाइस m है, इसका मास थ्राइस m है। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं b इधर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं b जो है वो 30 डिग्री पर एंगल पर है, यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे है। तो अगर आपसे कहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास बताओ, तो कुछ नहीं है आपको करने, जैसे पोजीशन निकालती है वैसी वेलोसिटी निकालने। m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर प्लस m3v3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, बस इस रिजल्ट में रखने हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आ जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं? कितना? m इंटू 0 क्योंकि रेस्ट में है ये, प्लस ट्वाइस m इंटू वी आई क्योंकि एक्सेस की तरफ है इसकी वेलोसिटी। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। और ये कितना है? यस थ्राइस सर। m इंटू बी कॉस 30i प्लस बी साइन 30j डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? 6m। अरे होगा कि नहीं? यस। इसको निकाल लेंगे, सेंटर मास की वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर हो गया यस सर। साहिल? यस सर। ओके, हटा दूं? यस सर। एक क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। एक पार्टिकल जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अंडर ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है, ये वाई एक्सिस है। एक एम मास के पार्टिकल को वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ दे दी बी, और एक दूसरे वाले पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी एम मास के पार्टिकल को थीटा एंगल यानी 60 डिग्री एंगल पर, यहाँ वेलोसिटी दे दी बी, और एक पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंक दिया।
इसकी वेलोसिटी b, सबकी वेलोसिटी b दे दी, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड स्पीड सेम दे दी। तो आपको t बराबर 0 पे जब ये फेंके जा रहे हैं, एक साथ फेंके गए, ऑल आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली, प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली फाइंड एट t बराबर 0 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताइए जरा, निकाल के बताओ, करो फिर जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास बताइए। क्वेश्चन नोट कर लिया? यस ये साहिल आपने यस सर। करिए क्वेश्चन। सर वी आई कैप प्लस वी अपॉन 2√3 के कैप प्लस वी जे कैप। आ गया? बोलिए। सर वी वी आई कैप प्लस वी अपॉन 2√3 के कैप प्लस वी जे कैप। के कैप कहां से आ जाएगा वैसे भी? एक्स वाई प्लेन में के कहां से आएगा? एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, के कहां से आ गए बच्चे? कुछ भी ऊट पटांग लगाती हो, दिमाग नहीं लगाती हो बिल्कुल। जेड एक्सिस है ही नहीं तो के कहां से आ जाएगा? वाई एक्स एक्सिस है, ये हो जाएगा m इंटू बी आई
प्लस m इंटू बी कॉस थीटा बी कॉस 60 i प्लस बी साइन 60 j, ये कहां से आ जाएगा बच्चे, इंटू जे कैप, जेड एक्सिस तो है ही नहीं ना इसमें, अपॉन टोटल मास क्या होगा थ्राइस एम से एम कट जाएंगे सारे। अरे बोलो ना यार, Yes. कुछ भी दिमाग लगा लिया करो बच्चे। बी आई प्लस बी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो b/2 है ना, और इधर ये भी आई, ये जे है, कितना होगा इंटू i/3 प्लस जे का कितना है, ये आएगा बी साइन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो b√3 और प्लस ये भी बी है प्लस बी, ये जे आएगा अपॉन 3, तो ओवरऑल निकालेंगे तो 3 ये कितना होगा 3/2 इंटू 3/2 हो जाएगा ना, इंटू आई प्लस कितना बी बार ले लेंगे √3 + 1 अपॉन 3j, कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो b/2 i प्लस b√3 + 1/2/3j। बात समझ आएगी नहीं आई, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। अगर मैग्नीट्यूड लेना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का, कैसे लेते हैं, √2 b/2 का होल स्क्वायर प्लस b/3 का होल स्क्वायर और √3 + 1 का होल स्क्वायर। अरे बात समझ आएगी नहीं आई, Yes, sir. और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं साहिल, वैष्णवी Yes, अपना sir. दिमाग खोल के पढ़ाई किया करो यार, कुछ भी के वे बोलने लगती हो, बताओ कुछ भी। साहिल समझ आया आपको, Yes, sir. हटा दूं, अब मैं एक क्वेश्चन ही कराता थोड़ी Yes, रहूंगा, sir. आगे भी बताऊंगा, प्रैक्टिस आप खुद कीजिए। अब आगे की चीज मैं बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास की बात करूं क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी ये अप्लाई होगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, कितना बन जाएगा m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास m1 + m2। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। अगर कोई भी पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में जा रहा है, जैसे मान लो m1 मास है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये m2 मास है, ये इधर की तरफ फेंक रहे हो आप, ये m3 मास है, इधर की तरफ जा रहा है, कोई भी किसी भी एंगल पे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इन सब का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास होगा वो जी ही होगा, याद रखना होगा, ये मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ। कोई मास ऊपर जाए कोई मास नीचे जाए, चाहे मासेस कुछ भी हो, सबका एक्सेलरेशन सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही आएगा निकल के, मास पे डिपेंड नहीं करता ना, एंगल पे डिपेंड करता है। अरे बोलो ना यार, Yes, sir. ये Yes, जाके sir. ऐसे गिरेगा, ये ऐसे आएगा, ये सीधे जाके फिर ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन तब भी एक्सेलरेशन सेंटर मास सबका क्या रहेगा, जी ही रहेगा। देखना चाहते हो कैसे, एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, देखें, देखना चाहोगे Yes, sir. Yes, साहिल? sir. देखो, जैसे मान लो एक पार्टिकल को हमने m मास का पार्टिकल ले लिया और इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, एक पार्टिकल को हमने मास ले लिया 4m, इसको नीचे की तरफ फेंका, इसकी वेलोसिटी u दे दी, इसकी वेलोसिटी भी u दे दी, ठीक है, और t = 0 पे ये ऊपर था, ये यहाँ पे था, बॉटम पे था, और ये h हाइट पर है दोनों, और आपसे कहा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास बताओ, कैसे निकालना पड़ता है एक्सेलरेशन सेंटर मास, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 + m2। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब देखो m1, नीचे वाले को m1 मान लेते हैं, m1 m हो गया, a1 कितना आएगा -g/j कैप। अब बताओ -g/j कैप क्यों लिखा, ऊपर जाता है पार्टिकल तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिखते हो, -g/j कैप लिखते हो कि नहीं, Bye. Yes, -g क्यों, ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन, और j कैप क्यों, डायरेक्शन तो नीचे रहेगी ना, yes, sir. डायरेक्शन तो ऊपर रहेगा ना, मोशन तो ऊपर हो रहा है, इसलिए j कैप ऊपर, प्लस इसका मास कितना है 4m, और इसमें क्या आएगा g ऑफ -j कैप, -j कैप क्यों, नीचे जा रहा है ना भाई, अपन टोटल मास कितना लिखूं 5m ना, अरे बच्चों बताओ ना 5m लिखूंगा 4m लिखूंगा,
5 m. 5m। अब सॉल्व करके देखो जरा, जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉल्व करके देखो। अरे भाई जी माइनस जे आ रहा होगा, चेक कर लो। Yes sir. तो वही तो मैंने बात समझाई कि मास चाहे कोई भी हो, अभी अभी तो ये एक पार्टिकल को ऐसे भी फेंक सकता था, ऐसे किसी एंगल पर, तब भी वो आंसर यही आता। समझ गए कि नहीं Yes sir. साहिल? Yes sir. ओके, कोई डाउट हुआ तो बता दिया करो, ऐसा नहीं कि जब जानबूझ के यस सर कह दिया करो। समझ आया? सीरियसली ना Yes sir. हटा दूं? अब देखो एक्सेशन भी सीख लिया आपने। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। नोट डाउन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ सेंटर मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ सेंटर मास। अब जरा एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो कोई ये बॉडी है, अगर मान लो इस पे फोर्स लग रहा है एफ एक्सटर्नल, कोई फोर्स है एफ एक्सटर्नल, अगर ये जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? Yes sir. फोर्स बराबर क्या होता है? एम इंटू ए सी एम होता है ना बच्चे। अगर ये जीरो होने का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो तभी हो सकता है जब डेल्टा वी सी एम अपॉन डेल्टा टी वी, अगर ये आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगी? कांस्टेंट। अरे होगी कि नहीं? Yes sir. अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट होगी तो मोमेंटम क्या होता है सेंटर मास का? एम इंटू वी सी एम। अगर ये कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, तो मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर मास क्या होगी? ये चेंज नहीं होगी, पोजीशन ऑफ सेंटर मास चेंज नहीं होगी। यानी इनिशियल पोजीशन जो सेंटर मास की होगी वही फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर मास होगी। एक अंडर द कंडीशन फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर किसी भी बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, उस डायरेक्शन में सेंटर मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेते हैं, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्स is zero, then linear momentum and position of center of mass will remain unchanged। अनचेंज का मतलब कांस्टेंट रहेगा, बोलो ना यार, इन Yes दैट sir. डायरेक्शन। इसको बोलते हैं सेंटर। अब ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है इस पे जरा देखिए, हटाऊं इसको। Yes sir. क्वेश्चन इसमें बनता है इस तरह से, जैसे मान लेते हैं आप गंगा नदी में नाव में खड़े हो, कि गंगा नदी में बोट है, ये पानी है, इसका गंगा नदी का ये पानी है, और वैष्णवी खड़ी हुई है यहाँ पर गंगा किनारे, और ये जो एंड है मान लो इस नदी के किनारे से ये डी डिस्टेंस पर है ये। अब मान लो इसका नाव का जो मास है वो कैपिटल एम है, और वैष्णवी का मास स्मॉल एम है, और ये नाव की जो लंबाई है वो एल है। अभी वैष्णवी और नाव का सेंटर मास कहाँ होगा? अभी देखो, सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए तो वैष्णवी का इधर होगा अपने पास, और नाव का सेंटर मास कहाँ होगा? इधर होगा। अरे होगा कि नहीं? एग्जैक्ट बीच में होगा कि नहीं? Yes sir. देखिए इन दोनों का जो सेंटर मास होगा, वो इस साइड ही होने चाहिए, क्योंकि नाव ज्यादा भारी होगी वैष्णवी से। तो ओवरऑल सेंटर मास कहाँ होगा? इधर ही होना चाहिए, यहाँ पे सिस्टम का। अरे बोलो ना यार। यानी ये जो रेड पॉइंट लगा है ये वैष्णवी का सेंटर मास है, और ये जो रेड बना रखा है ये नाव का सेंटर मास है। ये जो क्रॉस बना रखा है ये सिस्टम का सेंटर मास मतलब बोट प्लस वैष्णवी का सेंटर मास। अरे बोलो ना यार। Yes sir. Yes sir. अगर मान लो वैष्णवी इस तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो जो नाव है, नाव बोट प्लस वैष्णवी इधर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी।
क्योंकि वैष्णवी तो बोट में खड़ी है ना, अगर बोट जाएगी तो वैष्णवी भी जाएगी, लेकिन बोट विद रिस्पेक्ट टू बोट वैष्णवी कहाँ जा रही है, राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो बोट और वैष्णवी कहाँ जाएंगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ जाएंगे, राइट लेफ्ट साइड जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ताकि सेंटर मास वहीं रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो वैष्णवी इस एंड पर पहुंच गई, बाय द वे थोड़ी देर बाद इस एंड पे पहुंच गई, यहाँ वैष्णवी यहाँ पहुंच गई, तो सेंटर मास की जो लोकेशन है वो तनिक भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगी, सेंटर मास अभी भी वहीं रहेगा जहां पहले था। अरे बोलो ना, बोट कितना इधर चली गई, बोट इतना कितना मूव कर गई x, लेकिन सेंटर मास 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, अब sir. इसमें निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर मान लेते हैं ये जो वैष्णवी है बोट के रिस्पेक्ट में कितना चली, एल इधर चली, और उसी समय बोट कितना चली, एक्स, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैष्णवी कितनी चली, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैष्णवी लेफ्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू सेकेंड मास इंटू डिस्प्लेसमेंट और राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो m1 मास का मतलब वैष्णवी की बात करूं, वैष्णवी एल नाव के रिस्पेक्ट में चली, लेकिन उसी समय बोट एक्स चली गई इधर, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी चली, एल माइनस एक्स नहीं चली। Yes, sir. अब मान लो बोट का मास कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम इंटू एक्स, यानी यहां से बोट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एम एल अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। चेक कर लो, क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कहने का मतलब बहुत आसान है, जो भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक राइट जाएगा, एक लेफ्ट जाएगा, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जाएगा, और उनके मास को उनके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा कितना हुआ। अब बोट जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स चली, तो ये वैष्णवी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी चलेगी, एल माइनस एक्स, तो एक्स तो निकल ही चुका है, तो वैष्णवी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, एम एल अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये वैष्णवी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. बता दूं Yes, sir. Yes, sir. वैष्णवी, Yes. वैष्णवी क्लास में नहीं है, है सर, वो रिस्पॉन्स तो दे रहा है। हाँ हटा दूं। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन इसी तरह से अब आपको करना है। मान लो एक एक बलून है, एक हॉट बलून है, क्या है ये, हॉट बलून है। हॉट बलून का मास कितना है, 6m है, कितना है, 6m, और इसमें एक मंकी लटका हुआ है, इसमें एक मंकी लटका हुआ है, मंकी लटका हुआ, मंकी का मास क्या है, m है, और ये जो धागा पकड़ा रखा है, मंकी ने पकड़ रखा है, उस धागे की लंबाई बलून से कितनी है, l है, ये l है, l लंबाई का धागा पकड़ रखा है, रस्सी पकड़ रखी है बलून में, और ये हवा में अभी अभी बंदर रुका हुआ है, तो अभी क्या है, रेस्ट में, सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट इन मिड एयर, कोई मिड एयर में ये रेस्ट में, इसका मतलब क्या क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सिस्टम Yes, मिड एयर में रेस्ट में है, तो मैं कह सकता हूं ये जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम है, इसमें नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या है, 0 है, yes, sir. तभी तो रेस्ट में है ना सिस्टम, बिकॉज ऑफ रेस्ट, Yes, sir. बिकॉज ऑफ, यानी नेट फोर्स अभी 0 है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में सेंटर मास मूव नहीं करेगा, क्यों, Yes, sir. साहिल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। Yes, sir. तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में कहूं कि ये जो मंकी है सडनली क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है, मंकी क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है, क्लाइंबिंग करने लगता है, क्लाइंबिंग अप, और ट्रेवल डिस्टेंस एल, ट्रेवल ए डिस्टेंस एल with respect to balloon, then find the displacement of balloon with respect to ground। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है,